हेलो अंशंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ लास्ट में मेरा एक भाषण होगा, वो सुन लेना। तो चलिए अभी कहानी बोलते हैं, भाषण बाद में देंगे। तो ईलिंग तो वो सब बोल के चला गया और हमारा लैंचीचैन ये सब दिमाग में बस प्रोसेस करता रहा। और ईलिंग जाके ना जिंजा को पकड़ के कह रहे, तुम्हारा काम हो गया है, अब कल तुम्हें जाना पड़ेगा वन किंग के साथ। तो ना एकदम जिंजा बोलते, नहीं नहीं मैं वन किंग के साथ नहीं जाऊँगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, क्या मैं वन किंग से शादी कर लूँगा। तो ईलिंग उसको समझाता है कि देखो, तुम अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी जगह उसको कैसे पता चलेगा। अगर तुम उससे दूर नहीं जाओगे वो तुम्हारा कदर कैसे करेगा। उसे तो हमेशा यही लगता है कि कुछ भी हो जाए तुम उसे छोड़ के नहीं जाओगे, पर तुम कैसे उसको समझाओगे। बोलो, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। और देख, तू ना मेरा सर मत का कैच 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 करके मेरा सर खाता रहता है। मुझे ये नहीं, मुझे ये नहीं। तो रास्ता जब बना रही हूँ तो चुपचाप खाऊँ, चुपचाप। और ये बोल के ना उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गया। और यानली उन दोनों को बस देख रहा था। और यानली को एक सीन याद आता है, बचपन में वेवूशियन और जिनशा एक साथ बैठे हुए थे और लोटस पॉन्ड में वो तीनों लोटस सीड्स खा रहे थे। और ऐसे ही यानली एक दोनों को लोटस सीड्स पकड़ के दे रहा था और दोनों खा रहे थे। अचानक से क्या हुआ, जिनशा का ना लोटस सीड हाथ से गिर गया और जिनशा रोने लगा। तो हमारे विभूषण ने उसको अपना सीड दे दिया और उसको प्यार से वो सीड छील के खिलाया और कहा, जिनशा जिनशा तुम ना मत रो, कुछ नहीं होगा, देखो सब ठीक हो जाएगा। और जिनशा रोते रोते सीड खाते हुए बोलते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एकदम एकदम नॉनसेंस हूँ। तो वहाँ पे ना विभूषण मतलब वेइंग उसको ना समझाता है, सब कुछ समझाता है। और प्यार से समझाने के बाद ना फिर से दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से अब ईलिंग के साथ जिनशा का हो रहा था। उसको लग रहा था कि वो कुछ मेमोरीज, पर अभी तो वेइंग उनसे बात भी नहीं करता है। अगर उनको देखता है तो मुंह घुमा के चला जाता है। इसका भी रीज़न है, इसका भी रीज़न उसको पता है। पर वो उसको ना वेइंग चाहिए था। वो ना वेइंग को पकड़ के रोना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि वो अपने छोटे से भाई को कितना मिस कर रही है। ऐसा होते होते ना यानली एकदम नॉर्मल आते, क्योंकि हमारा ईलिंग जिनशा के पीछे भाग रहा था। जिनशा आगे आगे भाग रहा, मतलब ईलिंग पहले भाग रहा था, जिनशा उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और दोनों ना बहुत हंस रहे थे। और अचानक से ना ईलिंग का सर घूम जाता है और ईलिंग वहाँ पे फेंट हो जाता है। यानली ईलिंग को बेड में सुलाती है और जिनशा दौड़ के जाके लैंचीचन और हमारे लानवांग को बुला के लाता है। सब लोग चेक करते हैं, मैडम लैन आके चेक करते हैं, सब लोग चेक करते हैं। सब लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ना वो वीक है, हीट से अभी अभी रिकवर किया है तो इसीलिए थोड़ा सा वीक है, उसको प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैडम लैन को जाके कुछ कहता है तो लंझा को बुला के मैडम लैन कहते हैं, तुम हीट पे कहाँ थे जब ईलिंग का हीट हुआ था। तो जंशन अपने सर को नीचे करके कहता है, मैं तब ब्यूरल माउंट्स में गया था। क्यों मम्मा, कुछ हुआ है क्या। तो मैडम लैन कहते हैं, थोड़ा सा देख लो, लगता है ईलिंग प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के ना लंजा को एक मन से खुशी होता है। कहीं ना कहीं ये बात हमारा विभूषण भी सुन लेता है। वो घर में जाके चुपचाप बैठ जाता है और विभूषण को जाते हुए लंजा देख लेता है। वो भी उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ तुमको वेइंग, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वेइंग कहता है, तुम उसके साथ सो के आए हो, मेरा प्यार किसी और का हो चुका है। क्या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। क्या मांगा था मैंने तुमसे, क्या मांगा था। तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ खो दिया लंजा। तुम्हारे लिए मैंने अपना गोल्डन कोर खो दिया लंजा, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और देखो, आज आज तुम मुझे छोड़ के किसी और का होगे। और एक फ्लैशबैक का टाइम आता है। तो वेन कबीले को लेके सारे क्लैंस में ना बहुत लड़ाई हो रहा था। वेन कबीले ने सब क्लैंस पे एक तरफ से एकदम पावरफुली एकदम जीत हासिल कर लिया था। लोटस मतलब जियांग कबीला पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, लैन कबीला डिस्ट्रॉय हो चुका था।
और बॉशन शहर वो उन लोगों का कबीला भी ब्यूरल माउंट्स में एकदम तबाह हो चुका था। सब जगह बस वैन कबीला था। तो इस तरह से जब चल रहा था तो अचानक से वांगजी और वेवूशियन ने एक साथ मिलकर सोचा था दोनों को वो लोग मारेंगे, और वो दोनों लड़ाई करने के लिए चले गए थे सारे कबीले के लोगों को लेके। अचानक से वेन जूलियो ने वांगजी के ऊपर एक स्लैश मारा था, जिससे वांगजी का चेस्ट पे एक छोटा सा कट हो चुका था, और ये लेके वांगजी गिरने ही वाला था। तभी विभूषण ने उसको पकड़ के बस एक केव के अंदर चला गया था। उसी केव के अंदर जब वांगजी एकदम अनकॉन्शियस हालत में था तो वांगजी ने देखा था वांगजी का स्टिंग विभूषण के साथ ग्लो कर रहा है, और वहाँ पे पहली बार वांगजी को पता चला था कि विभूषण उसका मेट है। वांगजी का हालत तब बहुत बुरा था, उसके कोर पे इफ़ेक्ट पड़ा था, वो मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहा था। तब विभूषण ने उसको अपना स्पिरिचुअल पावर दिया था, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसका गोल्डन कोर थोड़ा सा ना इफ़ेक्टेड हुआ था। और ऐसा बीच बीच में बहुत बार हुआ है, जब भी लड़ाई हो रहा था तो वांगजी को बचाने के लिए विभूषण ने अपने ऊपर दर्द सहा है। ये सब सोच के ना वांगजी के आंखों में बस आंसू आ गए। वांगजी ने सोचा कि वांगजी ने सच में गलती कर दिया विभूषण को छोड़ के, पर वो क्या करता, उसको तो इलिंग को उसने शादी किया था, किस तरह से इलिंग को वो उस हालत में छोड़ देता। ये सब कुछ सोच के ना वांगजी का दिल एकदम बैठा जा रहा था। वो बस जिंगशी के बाहर गया और बाहर जाके अपना गुच्छन लिया और माउंटेन्स के ऊपर बैठ के एक धुन बजाने लगा उनका। उसने जो सॉन्ग लिखा था टिंग 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 करके वो अपना गाना बजा रहा था, और तभी ना उसकी पीठ में किसी ने आके हाथ रख दिया। वो कोई और नहीं, वो इलिंग था। इलिंग ने कहा, तुम तो बहुत अच्छा गाना बजाते हो, तुम्हें पता है क्या मुझे क्या हुआ है? तो वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तो इलिंग उसके बगल में बैठ के बोलता है, तुम क्या विभूषण के लिए दुखी हो रहे हो? टेंशन मत लो, विभूषण को कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा सा दुखी है, और ये बच्चा देने के बाद तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा ब्यूरल माउंट्स में, मैं ब्यूरल माउंट्स में ही रहूँगा। ये बच्चा तुम और विभूषण मिलके बड़ा करना। मुझे पता है मेरे बच्चे को तुम दोनों के सिवा कोई और बड़ा नहीं कर सकता, तुम्हारा मेट सिर्फ़ और सिर्फ विभूषण ही बन सकता है। मैं तो बस लकीली यहाँ पे आया हूँ। तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है, पर हाँ, जाने से पहले कुछ काम है जो मुझे करना है। प्लीज़ मुझे वो करने दो, प्लीज़। मैं तुम्हारे भाई लैंचिचन और जिनशा की शादी देखना चाहता हूँ कल। प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो कि कल अगर कोई ड्रामा हो तो मैं कोई पनिशमेंट ना पाऊँ। तो वांगजी उसकी तरफ ना देख के कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो बोले, बस देखो, और परमिशन तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये बोल के ना वांगजी थोड़ा मुस्कुराता और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये मेरे भाई की खुशियों के लिए है तो मैं तुम्हें छोड़ के, इसका छोड़ के कुछ भी नहीं करूँगा। ये बोलना और ना एकदम सुबह सुबह जिनशा एकदम रेडी वेडी होके विन किंग के साथ चला जा रहा था। और जी मतलब चिचान आके ना इलिंग से पूछता है, जिनशा कहाँ पे है? मुझे उससे बात करना है, उसको सुबह से नहीं मिला, मुझे चाय भी नहीं देने आया, कहाँ पे है वो? तो इलिंग कहता है, वो तो चला गया, ये देखो तुम्हारे लिए खत छोड़ के गया है। वो खत खोलता है और खत में लिखा था, डियर मेट, मैंने तुम्हारे साथ रह के समझा कि किसी को प्यार करना, किसी के साथ रहना क्या होता है। मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया, पर बदले में तुमसे प्यार मुझे कभी ना मिला। इसीलिए मैं उस इंसान के पास जा रहा हूँ जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे रानी तो नहीं पर हाँ एक इंसान बना के रखेगा, जो वादा दे के वादा तोड़ेगा नहीं। मैं जा रहा हूँ लैंचिचन, मैं विन किंग से शादी करने जा रहा हूँ। वो भी एक अल्फ़ा है, वो मेरा ख्याल रखेगा, ठीक है?
चलते हैं। ये बोल के ना वो एकदम आँख में ना उसका आंसू आ गया, तो वो बस लंजा के पास भाग के गया और कहा जिनसे शादी कर रहा है। तो लंजा ने ना बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ, जिनसे शादी कर रहा है, चलो यहाँ से चलो। और वो लोग ना भाग के एकदम जाते हैं जहाँ पे मतलब बैठे हुए थे, शादी अभी तक नहीं हुआ था। तो चिचन जाके ना जिनसा का हाथ पकड़ के कहता है तुम ये शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे मेट हो। तो जिनसा उसको कहता है पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो लंजन कहते हैं मैंने कब तुम्हें रिजेक्ट किया, बोलो कि तुम किसी और अल्फ़ा के साथ शादी कर रहे हो। तो जिनसा कहता है मैं दुल्हन के भेस में तुम्हारे लिए सच के तैयार थी, पर तुम शादी करने ही नहीं आए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने शादी करने से इनकार कर दिया, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जन उसका हाथ पकड़ के चाचा प्लीज़ इस तरह से मत कहो, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो एकदम जिनसा कहता है मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया कि सिर्फ मुझे या फिर मेंगाओ दोनों के में से किसी एक को चुन लो, पर तुमने ही तो हमेशा से बस तुमने ही हमेशा से ऑप्शन पे मेंगाओ को फर्स्ट रखा है। मैं तो तुम्हारी लिस्ट में ही नहीं हूँ। मुझे दर्द इस बात का नहीं है कि वो फर्स्ट में है, मुझे दर्द इस बात का है कि मैं लिस्ट में ही नहीं हूँ। अगर मैं आखिरी में थोड़ा सा जगह छोड़ के भी तुम्हारे दिल में होता ना, तो शायद मैं तुम्हारे पास रह जाता। और ये बोल के ना वो जा रहा था, पर लाइन जीजन ना उसको पकड़ के बस रो रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस अपना फोरहेड रिबन खोला, अपने और जिनशा के हाथ में बांधा और जाके अपने एंसेस्टर के सामने बो किया, अर्थ और हेवन के सामने बो किया और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने बो किया। उन लोगों का शादी हो चुका था और उसने ना एकदम रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अपना फोरहेड रिबन मतलब जिनशा के हाथ में बांध दिया था। और ये जब धो रहा था ना, तब ईलिंग अपना हाथ देखता है जहाँ पे अभी भी लैन ब्रदर्स सेकेंड जेड लैन मतलब लान वांग जी का रिबन बंधा हुआ था। वो बहुत खुश था। ऐसे में अचानक से वहाँ पे रोते हुए मेंगाओ आता है और बोलता है तुम ये शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ये सब प्लान है। और उसको ना एक एक करके सब प्रूफ दिखाता है कि असल में ये शादी ही नहीं हो रहा था, ये बस उसको लाने का एक तरीका था। और ये बोलते हुए ना वो बहुत ही ना एकदम गुस्से में लग रहा था और एकदम ना चुपचाप सब बैठ के सुन रहे थे। वहाँ पे विभूषण भी आया। विभूषण भी जिनशा को बहुत बोल रहा था कि तुम क्यों दूसरों के प्यार को ले रहे हो। बहुत उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। अचानक से ना बस एक चीख सुनाई दी सबको, चुप कर जाओ। और ईलिंग खड़ा हुआ और विभूषण के पास जाके कहता है तुम जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने फैमिली को खुश में नहीं देख सकते किसी और की खुशी के लिए, तुम कौन हो। सुनो, आज ये शादी हुआ है जिचैन, आपने ये शादी किया है जो आपको करना चाहिए था। अगर आप नहीं करना चाहते तो रिबन खोल लीजिए जिनशा के हाथों से। मैं उसे वन किंग के हवाले कर रही हूँ। वन किंग उसको कुछ कर सकता है या नहीं सकता है मुझे नहीं पता, पर हाँ वन किंग उसको खुश ज़रूर रखेगा क्योंकि वन किंग उससे प्यार करता है। ये बोल के ना वो बस जिनशा का हाथ पकड़ता है और कहता है अपना फोरहेड रिबन खोल के जिचैन के हाथ में दे दो। जिसको तुम्हारा कदर नहीं है उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। ये बोलना ना, जिचैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं मेंगाओ, मुझे ये शादी करना था, मैं प्यार करता हूँ उससे। और ये बोल के ना एकदम सब शॉक्ड हो गया और विभूषण आके ना एकदम ठास करके एक थप्पड़ मारता है जिनशा को और कहता है हो गया, अब ले लिया तुम्हें। और ये देख के ना ईलिंग को बहुत गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से ना ब्लैक स्मोक निकलना स्टार्ट कर देता है। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो कल क्या होता है कल देखेंगे। मतलब ईलिंग के बॉडी से क्यों इतना ब्लैक स्मोक निकल रहा था। तो मैं ऑथर ने मुझे कहा है कि कहानी का जो प्लॉट है वो इस तरह का है। ईलिंग और विभूषण दोनों अलग अलग पर्सन हैं। विभूषण बॉशन सैरन का बेटा है, खुद का बेटा। बॉशन सैरन एक इमोर्टल है, वो माउंटेन टू माउंटेन घूमता रहता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को लोटस केव में मतलब मैडम शू के पास रखा हुआ था, मतलब जो हमारा जिनशा और यानली की मम्मा है। और जिनशा मैडम शू, मैडम लैन मतलब वांग जी की मम्मी और बॉशन सैरन तीनों बेस्ट फ्रेंड है,
बहुत अच्छी दोस्त है और इन्हें बहुत पावरफुल कल्टीवेटर्स भी है। और दूसरी तरफ ईलिंग को ज़ख्मी हालत में कहीं पे बॉशन शैरन ईलिंग को मिला था। उसने ईलिंग का ट्रीटमेंट करवाया और वो बॉशन शैरन की शिष्य है और बॉशन शैरन उससे बहुत प्यार करता है, पता नहीं क्यों पर बहुत प्यार करता है। वो 6 सालों तक बॉशन शैरन के साथ ही घूमा है, 5 सालों तक। लास्ट के 1 साल वो ब्यूरल माउंट्स में पेन फैमिली को हेल्प करने के लिए रुका हुआ था। तो कहानी इतना ही है, ठीक है। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर